नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद हरियाणवी विशाल जूड़ की तत्काल रिहाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की और मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। विदेश मंत्री ने मुख्यमंत्री को विशाल की रिहाई का आश्वासन दिया है और बताया है कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को इस बारे में बता दिया गया है। जल्द ही विशाल जेल से रिहा हो जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद नायाब सैनी और संजीव भाटिया ने भी विदेश मंत्री से मुलाकात कर विशाल की रिहाई को लेकर बातचीत की। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में तिरंगे के सम्मान के लिए हरियाणा के युवा विशाल ने देश विरोधी ताकतों से डटकर लड़ाई करी थी और तिरंगे का अपमान नहीं होने दिया। इस पूरे मामले के बाद विदेश मंत्री ने जल्द ही रिहाई का भरोसा भी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों से बातचीत की। खेल मंत्री संदीप सिंह भी इस मौके पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग में नौकरी लगाए जाने के बाद शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभाग में खेल गतिविधियां बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुसार उन्हें डिप्यूटेशन पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छा खिलाड़ी कोच बनेगा तो खेलों को प्रमोट किया जा सकेगा और मेडलिस्ट वर्ग से युवा खिलाड़ियों को भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने खिलाड़ियों को ओलंपिक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को जिस विभाग में बेहतर ऑफर मिले उसमें आगे बढ़ने के लिए शामिल हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बेहतरीन पॉलिसियां बनाई है। इसके तहत खिलाड़ियों को 3% रिजर्वेशन के साथ साथ मेडल अनुसार नौकरियां प्रदान की जा रही है। इसके अलावा खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए खेल स्टेडियम का नवीनीकरण करने के साथ साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेल इंडिया से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर पौधे लगाने का अच्छा निर्णय लिया। अब तक रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा पानी की आवश्यकता पर जोर दिया जाता था, लेकिन कोरोना के दौरान ऑक्सीजन के महत्व के बारे में पता लगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने की तरफ ध्यान दिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे के दिन आपने पौधारोपण का ये जो अभियान लिया है अपने हाथ में, आज जो बताया कि 11,000 पौधे आज एक ही दिन में सभी स्टेडियम में इस समय हमारे साथी खिलाड़ी समूह लगा रहे हैं। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। और ऐसे ही खेलों में भी हरियाणा वैसे अच्छे स्थान पर है। जितने मेडल देश में आते हैं उसमें से लगभग आधे हरियाणा के ही होते हैं। तो हम लोग सब इस अपनी जो खेल की विधा है इसको मजबूत करें, बढ़ाएं। इस बार जैसे खेलो इंडिया कार्यक्रम अपने को मिला है, इसमें से भी उत्साह आएगा और नई जनरेशन में खेल के प्रति आकर्षण ये बढ़ेगा। हम सरकार की ओर से भी तरह तरह के जो प्लान हैं खेलों के बना रहे हैं। अपने जितने स्टेडियम्स हैं, पहले तो उन सब जितने भी ब्लॉक लेवल के स्टेडियम, डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेडियम, उनको रेनोवेट करना और उनमें जिन चीज़ों की कमी उसको और आगे बढ़ाना, ताकि केंद्र बन तो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाता है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग और उसमें उसी प्रकार के कोच भी चाहिए, उसी प्रकार का सामान भी चाहिए। खेलने वालों में रुचि है। हरियाणा का युवक जो है वो खेलों में रुचि बहुत रखता है। इस नाते से हम खेलों के नाते हरियाणा को स्पोर्ट्स का हब बनाए, इस ओर बहुत प्रयत्न चल रहे हैं। दुनिया में ये जो कोरोना नाम की महामारी फैली और जिस स्थिति पर ला के खड़ा कर दिया, तो पहले तो लोगों को लगता था कि भी रोटी, पानी यही शरीर के लिए जरूरी होता है, शरीर चल पड़ता है। ऑक्सीजन का और हवा का, क्योंकि इतना आम चीज़ थी, लोग सांस लेते थे हवा में और अपना चलते रहते थे, पता ही होता था भी ऑक्सीजन नाम की ऐसी भी कोई चीज़ है जिससे शरीर को इतना कष्ट होता होगा ना मिलने पर।
वो पहली बार ऑक्सीजन का महत्व पता लगा कि ऑक्सीजन नाम की भी कोई चीज़ है जिससे शरीर बचता है, वरना शरीर चल ही नहीं सकता। तो उसके लिए कितने प्रयत्न करने पड़े, कितनी लिक्विड ऑक्सीजन इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करनी पड़ी, तब इन मरीजों को, कोरोना वालों को बचा पाए। बहुत मेहनत की हमने, लेकिन जब ध्यान ये आया कि ऑक्सीजन नेचुरल वे में कैसे बढ़े, उसी में से विषय निकला कि आज देश और दुनिया सब लोग प्लांटेशन की ओर बढ़ गए हैं। प्लांटेशन करके और कैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन का एक भंडार उसको बढ़ाएं, क्योंकि पेड़ काटने की तरफ ही ध्यान था लोगों का अभी तक। अब पेड़ लगाने की तरफ हुआ है ध्यान। हमारा वन विभाग है, उसने भी 3 करोड़ पौधे लगाने की बात इस बार की है, और उसमें हम जगह जगह वनों को, बड़े सघन वन, इसको लगाने की भी योजना बनाई हमने। गांव-गांव में, शहर में, पंचायती ज़मीन पर हो, शहर में कोई वन विभाग की या किसी डिपार्टमेंट की ज़मीन खाली है, उसके ऊपर वन लगाओ, और उसका नाम इस साल के जितने वन लगेंगे सबका नाम ऑक्सीवन रखा है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें रेलवे के अधिकारियों ने पंचकुला की तरफ से रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए सारे प्लान की जानकारी ज्ञानचंद गुप्ता को दी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि यहां आने वाले 30 सालों के हिसाब से प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में पंचकुला की तरफ से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिसे दोबारा से रीडेवलप किया जा सके। उन्होंने बताया कि जैसे एंट्री चंडीगढ़ की तरफ से रेलवे स्टेशन पर की, वैसे ही एंट्री पंचकुला की तरफ से भी होगी। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन से कुछ जमीनों को लिया जाना है, वहीं पंचकुला की तरफ से रेलवे स्टेशन से जुड़ी सड़क को भी चौड़ा किया जाएगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल लेवल पर किया जा रहा है, और इसी बात को पक्का करने के लिए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने रेलवे के अधिकारियों से बात की है, और आज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर इन अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की गई है। तो गुप्ता जी, आज आपके अधिकारियों के साथ मीटिंग रही है, इसमें क्या कुछ खास है? देखिए, हमारी वर्षों पुरानी मांग रही है कि पंचकुला साइड के ऊपर जो रेलवे स्टेशन का हिस्सा है वो अनडेवलप्ड है। वो फैसिलिटीज़ पंचकुला साइड पर नहीं हैं जो पंचकुला की तरफ होनी चाहिए, जो चंडीगढ़ में ऑलरेडी हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने लगभग 3-4 वर्ष पहले जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, उस कमेटी के अंदर ये मांग की थी कि पंचकुला रेलवे स्टेशन को भी चंडीगढ़ की स्तर पर डेवलप किया जाए। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे रेलवे मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी ने वो सभी बातों को ध्यान में रखते, हमारी मांग को ध्यान में रखते हुए इस बात के दिशा निर्देश दिए हैं कि अब चंडीगढ़ की तरह ही पंचकुला साइड भी पूरी तरह से डेवलप होगी। जैसे चंडीगढ़ का फेस है वैसे ही पंचकुला का फेस बनेगा। वो सारी फैसिलिटीज़ जो चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन की तरफ मिल रही हैं वो पंचकुला की तरफ भी मिलेंगी। यहाँ पर 12 जो एस्केलेटर लगने वाले हैं, 6 लिफ्ट लगने वाली हैं, और इसका स्तर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन जो बनने जा रहा है। जहाँ जैसे एयरपोर्ट के ऊपर वेटिंग लॉन्ज है, इसी प्रकार से एयर कंडीशन वेटिंग लॉन्ज जो है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर बनने जा रहा है। बहुत सारी फैसिलिटी आज हमें ये बनने के पश्चात बनेगी, और ये जो रेलवे स्टेशन है लगभग 215 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, और पीपीपी मोड के ऊपर। आशा है, जैसा कि अभी आदरणीय जो हमारी रेलवे की अधिकारी हैं, जो रीजनल हेड हैं रेलवे स्टेशन के बनाने की अथॉरिटी की, उन्होंने बताया कि ये पीपीपी मोड के ऊपर, और इसके जो टेंडर हैं वो अगस्त महीने तक हो जाएंगे, और ये जो रेलवे स्टेशन है इसको कंप्लीट होने में 3 साल से 5 साल तक लग सकते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का रेलवे स्टेशन है। तो क्या ये अधिकारियों के साथ आपकी पहली मीटिंग है, या ग्राउंड जीरो पर पहले भी आप अधिकारियों के साथ आ चुके हैं? देखिए, पहले मेरी जो मीटिंग हुई थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, लेकिन आज ग्राउंड पर आकर के रियलिटी देख करके कि यहाँ कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो इस रेलवे स्टेशन को बनाने में आ सकती हैं, चाहे वो कनेक्टिंग
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नंबरदारों का पद खत्म नहीं किया जाएगा। यही नहीं, भविष्य में राज्य के नंबरदारों को हर माह एक निश्चित तिथि को मानदेय दिया जाएगा ताकि उनको कई माह तक इंतजार न करना पड़े। राज्य सरकार ने सभी नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया है और जल्द ही स्मार्टफोन भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों की तरफ से कराए जाने वाले विकास कार्यों पर निगरानी के लिए जो कमेटी गठित की जाएगी उसे भी नंबरदारों को शामिल किया जाएगा। आपका मानदेय है, मानदेय कई लोगों को 5 महीने 6 महीने तक नहीं मिलता। ये मैं वादा करता हूँ कि 30 दिन में ऐसी व्यवस्था जरूर बनाएंगे कि जैसे बुढ़ापा पेंशन पहले हफ्ते में आ जाती है और सबके खाते में आती है, जिनके आप लोगों के भी खाते नहीं जुड़े हुए उनको भी हम जुड़वाने का काम करेंगे और महीने में एक फिक्स तारीख ऐसी रखेंगे जिसके अंदर आपका 3000 रुपये आपके खाते में पूरी तरह से प्राप्त। मैंने तो टारगेट लिया कि आयुष्मान भारत की आपकी नंबरदार एसोसिएशन की एक मांग रही है कि नंबरदारों को जोड़ा जाए और इसके साथ मेरे लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड के हमारे 3.5 लाख सदस्य हैं उनकी, और केंद्र से स्पेशल अप्रूवल लाकर हमने उसको तुरंत प्रभाव से एक्टिवेट किया और आज उसका नतीजा है कि हजारों आप ही नहीं लाखों हमारे छोटे श्रमिक भी जो आज चेजी का काम चिनाई का काम करते हैं उनको भी आयुष्मान का आपके साथ आपकी बदौलत ये चीज मेरे तक आई और लाभ उनको भी साथ में आपके मिला। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि गठबंधन सरकार की नीयत और नीतियों से किसान, मजदूर और आढ़ती को नुकसान हो रहा है। मौजूदा सरकार की नीतियां सफल उत्पादक से लेकर पशुपालन तक हर किसान के लिए हानिकारक साबित हो रही है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि यूथ कांग्रेस ने हमेशा सकारात्मक काम किया है, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही या फिर सत्ता के बाहर। बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यूथ कांग्रेस हमेशा मुखर रहा। कि देश के विभिन्न भागों में, दिल्ली में हमारे लड़के, यूथ कांग्रेस के लड़के लड़कियां आगे होकर किसी बात से ना लाठी से डरे, ना वाटर कैनन से डरे, ना अश्रु गैस से डरे, ना बैरियर से पीछे हटे। इनके ऊपर गंदा पानी तक डाला गया, लेकिन ये हमेशा आगे बढ़ते रहे और हमें नई ऊर्जा मिली। यूथ कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली हमारे नेता राहुल गांधी जी से। उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर यूथ कांग्रेस को एक नई दिशा दी है। जो आप देखते हैं कई जगह कुछ ऐसा नजर आता है कि किसानों को प्रोवोक कर रहे हो, आप प्रोवोक किया जाता है। कई जगह आप जाते हैं, आप कैसे इतने सैकड़ों किसानों को आप उनके ऊपर केस करते हैं, पकड़ते हैं, लाठियां बरसाते हैं, उसके बाद केस वापस करते हैं, मुआवजा देने की बात करते हैं। तो ये सरकार है क्या, तमाशा बना रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जेबीटी भर्ती मामले की सजा पूरी हो गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने ओपी चौटाला के वकील को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के चलते ओपी चौटाला की सजा 6 महीने की माफ कर दी गई। सजा पूरी होने के बाद ओपी चौटाला के वकील आवश्यक कागजी कार्रवाई में जुट गए हैं, जिसके बाद अब ओपी चौटाला को रिहाई की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की स्पेशल रिमिशन मंजूर कर ली गई है। इस बारे तिहाड़ जेल से मुझे एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ कि चौटाला जी की स्पेशल रिमिशन मंजूर हो गई है और उनकी रिहाई स्वीकार कर ली जाएगी। इससे पहले हमने दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी रिहाई के बारे में कई याचिकाएं डाली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समय समय पर
उनकी पैरोल को एक्सटेंड किया और दिल्ली प्रशासन को और दिल्ली सरकार को कहा कि उनकी रिहाई क्यों नहीं बन रही, जबकि उनके सारा पैरामीटर फुलफिल हैं। फाइनली दिल्ली सरकार द्वारा उनकी स्पेशल रिमिशन को मंजूर करके और उनकी रिहाई के बारे में आदेश जारी करे हैं और इसके बारे में हमें एक ईमेल द्वारा सूचित किया गया है। चौटाला जी को फॉर्मली तिहाड़ जेल विजिट करना होगा पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी के लिए, जिसके बाद उनकी रिहाई फाइनली कर दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पर खुशी जाहिर की। तिहाड़ ने कोई ईमेल करी है और उसके अंदर ये आया है, हमारे लिए तो खुशी की बात है कि जो एक साजिश उनके विरुद्ध रची गई है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के विरुद्ध रची गई, डॉक्टर अजय सिंह जी इंटर्म बेल पे उनसे ज़्यादा रहे, उनका टेन्योर थोड़ा और बचा है, मगर अगर एक्विटल उसका सेंटेंस पूरा हुआ है तो मैं मानता हूँ कि एक बारी बारी जो टेंशन रहती थी वो समाप्त हो। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि 2022 तक सभी ट्यूबवेल कनेक्शन दे देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा विभाग बड़ी तेजी से काम कर रहा है। किसानों के राज्यपाल को रोष पत्र देने और बिजली मुख्यालय का घेराव करने पर बिजली मंत्री ने कहा कि किसी भी इंसान का प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है, वो प्रदर्शन कर सकता है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की रिहाई पर भी उन्होंने बातचीत की कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ट्यूबवेल कैसे दें। उसी में फिर हमने ये करा कि जितने लोगों ने अप्लाई करे हैं उन्हें जिनका 2018 तक पैसा जमा हो गया उसका इसी महीने में हम सभी के कनेक्शन रिलीज करने जा रहे हैं। इसके बाद जिनका उसके बाद आया उनको हम 2022 तक मतलब अगले साल तक हम सारे कनेक्शन जिनके अप्लाई है पैसा जमा करा दिया सब रिलीज कर रहे हैं। पहले हमें 15,000 ट्यूबवेल एक जिसमें सोलर में आप समझो उस स्कीम में जो प्राइम मिनिस्टर का बहुत प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है उसमें पहले हमें रिलीज हुए थे। जब हम गए तब के सीएम साहब ने जैसे केस उनसे पुटअप करा हमें 32,000 ट्यूबवेल उनसे और मिल गए। तो ट्यूबवेल का मामले में अगले साल तक हम पूरा हरियाणा कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उनका अपना मौलिक अधिकार है, प्रजातंत्र है, कोई भी आदमी अपना विरोध कहीं भी जाके किसी भी मंच पे कर सकता है। वो गवर्नर से मिल सकते हैं, वो प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, वो राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं। देखिए जहाँ प्रजातंत्र है वहाँ एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है जिसने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बना देती है। दुनिया में बहुत ऐसे कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, सीरिया, जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसी है ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। यहाँ डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपना फंडामेंटल राइट है, कहीं भी अपनी बात जाके अपने नियम में कहीं कह सकता है। वो कह रहे हैं सरकार का काम ऐसे सुन रहे हैं, चल रही है बहुत दिनों से बात, कई टॉक्स हो ली और लगता है कि आखिर कोई चीज़ का हल तो निकलता ही है। जब चाइना और इंडिया की बॉर्डर पे भी मसला हल हो गया, जब इंडिया और बांग्लादेश की फौज, पाकिस्तान का भी मामला हल हो गया था, तो सब चीज़ें डायलॉग से ठीक होती हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये ठीक हो, जल्दी ठीक होनी चाहिए। कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा ही कहा है। उनका अपना मौलिक अधिकार है, प्रजातंत्र है, कोई भी आदमी अपना विरोध कहीं भी जाके किसी भी मंच पे कर सकता है। वो गवर्नर से मिल सकते हैं, वो प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। वो डीजीपी मनोज यादव की हरियाणा कैडर छोड़ने की इच्छा को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि डीजीपी का पत्र नहीं मिला है और पत्र केवल सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। नहीं, मेरे पास कोई पत्र नहीं आया अभी, सोशल मीडिया में ही चल रहा है, लेकिन मेरे पास अभी कोई पत्र नहीं आया। इंसान के अंदर जिंदा दिली है और वो जज्बा है तो वो जिंदगी की हर जंग जीत सकता है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। एक ऐसी ही मिसाल सिरसा में सामने आई, जहां सविता नाम की एक वीरांगना अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कुछ ऐसा कर रही है जो वाकई काबिले तारीफ है और हर किसी को इससे सबक लेना चाहिए। शरीर पैरालाइज्ड है, लेकिन मन में ख्वाब अभी जिंदा है।
जीवन की डगर बड़ी मुश्किल है, लेकिन इरादों में जान अभी बाकी है। लिए मेरी लड़कियां कमजोर हैं, मैं 10 रुपए के लिए हाथ नहीं फैला सकती किसी के आगे। सबसे बड़ी यही मजबूरी है, मेरी बेटियां हैं। जी हाँ, सिरसा की सविता के चारों तरफ सवाल ही सवाल हैं, लेकिन जवाब सिर्फ कर्म है और उम्मीद भी सिर्फ फर्ज है। जी हाँ, सिरसा में सविता उस उम्मीद का प्रतीक बनी है जिसे शायद कुछ लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, जीवन से हार मान लेते हैं, लेकिन सविता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ई-रिक्शा चला रही है और अपनों की सताई सविता को इस बात से जरा भी मतलब नहीं कि कोई क्या सोचता है। उन्हें तो बस अपनी बेटियों, अपने परिवार की फिक्र है। मेरे पास 2 बेटी हैं, मेरे कोई करने वाला नहीं है, मैं पैरालाइज हूँ। आज 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं बेड पे बैठ नहीं सकती, बैठे भी ना रह नहीं सकती, मतलब काम करे बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरी मजबूरी है कि मैं मेरी बच्चियाँ पाल लूँ और घर के कोई है नहीं, ना पीछे से सपोर्ट करने वाला ना फादर हैं, वो खुद मजबूर हैं, ब्रदर हैं वो छोटे हैं, वो सब मैरिड हैं, खाने को 2 रोटी दे देगा कोई, ऐसी ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी कर सकता कोई, इसीलिए मेरी मजबूरी है, मेरी जवान बेटी है। पहले ससुराल वालों की मार सही, फिर खुद के दम पर परिवार पालने की सोची, तो लॉकडाउन ने इम्तिहान लिया। 20 साल बाद बहादुरगढ़ छोड़ वापस जब सिरसा अपने घर पहुंची, तो माँ बाप ने भी आसरा ना दिया और वक्त ने कुछ ऐसा चक्र चलाया कि नौबत ई-रिक्शा के पहिए तक आ पहुंची और अब इसी के सहारे सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश है। देखिए, ये तो सही बात है कि इकलौती महिला है पूरे शहर में और कोई ई-रिक्शा नहीं चलाता है। अच्छा भी लगता है कि महिलाएं आगे आ रही हैं अपना घर चलाने के लिए, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे बच्चे हैं, पेट तो पालना है, पर लेकिन अगर कोई महिला घरों में काम करने जाती है तो उसको इतना नहीं मिल पाता है कि उसका घर अच्छे से चल पड़े। ई-रिक्शा में डेली का 500-600 कमा करके अपना घर बहुत अच्छे से चला रही है। हालात से इंसान को डरना नहीं बल्कि लड़ना चाहिए, और अगर इसके लिए किसी से प्रेरणा लेनी है तो सिरसा की सविता वधवा से ले कि नाव तो क्या किनारा ही क्यों ना बह जाए, फिर भी उम्मीद के साथ चलते रहना चाहिए। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज, हरियाणा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।